नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 7 की हिंदी। क्लास 7 की हिंदी में आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी हिंदी व्याकरण का टॉपिक वाक्य। तो देखिए, हमने यहाँ पर इससे पहले अपनी वसंत पाठ्य पुस्तिका भाग 2 के 2 और नए चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे। 20 कुंवर सिंह और संघर्ष के कारण मैं तुनक मिजाजी हो गया। तो ये दोनों चैप्टर हमने रीड कर लिए हैं, समझ लिए हैं और बहुत अच्छे से इनके प्रश्नों उत्तर भी हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिए थे। तो आप सभी इन सभी प्रश्नों उत्तर को अपनी कॉपी में, अपनी नोटबुक में नोट डाउन करें। कोई भी डाउट अगर इन दोनों चैप्टर्स में होता है तो जरूर क्लियर करें, कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी। और आज हम करने जा रहे हैं हमारी हिंदी व्याकरण जो पाठ्य पुस्तिका है उसमें से अपना टॉपिक वाक्य। देखिए, वाक्य हमने शुरुआत में भी पढ़े थे, क्योंकि सबसे पहले जो हमारा हिंदी व्याकरण का जो टॉपिक था वो था भाषा एवं वर्ण और लिपि। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था शब्द, शब्द के बाद हमने पढ़ा था वाक्य। तो क्योंकि वाक्य जो है वो आपका बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो हम इसको एक बार यहाँ पर पढ़ रहे हैं और वाक्य क्या होता है ये सभी आप इससे वाकिफ होंगे। और अगर नहीं आपको ये समझ में आ रहा है कि वाक्य क्या होते हैं तो फिर से हम एक बार वाक्य को समझते हैं। लेकिन उसके लिए देखिए कुछ जरूरी चीजें ध्यान से सुनिएगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। जब आप बोलते हैं, लिखते हैं या फिर कोई भी ध्वनि जो निकलती है उसके चिन्हों को, ध्वनि चिन्हों को कहते हैं वर्ण। ठीक है, और वर्ण, जब वर्णों को हम सार्थक क्रम में या व्यवस्थित क्रम में लिखते हैं तो उससे बनता है शब्द। ठीक है, और जब हम बहुत सारे शब्दों को सार्थक एवं व्यवस्थित क्रम में लिख देते हैं, यानी कि शब्दों को मिलाकर हम व्यवस्थित क्रम में लिख देते हैं, तो ये कहलाते हैं आपके वाक्य। अब देखिए, कहा सार्थक और व्यवस्थित। सबसे पहले आपको व्यवस्थित क्रम में लिखना है, यानी कि संज्ञा कहाँ पर लिखनी है, सर्वनाम कहाँ पर लिखना है, क्रिया कहाँ पर लिखनी है, अगर उसमें विशेषण है, अगर उसमें कारक है तो वो आपको कैसे लिखना है, वो सारी चीजें जब आप व्यवस्थित करेंगे उसी के बाद आपका जो वाक्य है वो सार्थक बन पाएगा। तो यहाँ पर आज हम पढ़ने जा रहे हैं वाक्य। वाक्य में बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे वाक्य की परिभाषा। वाक्य किसे कहते हैं, तो साथ के साथ नोट डाउन भी करेंगे आप सभी। देखिए, वाक्य यहाँ पर जो बताया गया है वाक्य की परिभाषा में, दो या दो से अधिक पदों के, दो या दो से अधिक पदों के सार्थक, सार्थक यानी कि जो शब्द उसमें लिखे गए हैं, जो पद उसमें लिखे गए हैं वो कैसे हो, अर्थवान हो, यानी कि जिनके अर्थ निकलते हो। ठीक है, समूह को जिसका पूरा पूरा अर्थ निकलता है, यानी कि जिसका पूरा पूरा अर्थ निकलता है, वाक्य कहते हैं। उदाहरण के लिए, सत्य की विजय होती है, सत्य की विजय होती है। बिल्कुल क्लियर हो रहा है हमें, सत्य की विजय होती है। ठीक है, एक मैं यहाँ पर आपको यहाँ पर एक शब्द वाक्य लिखती हूँ और आप उन दोनों में अंतर यहाँ पर मुझे बताएंगे। देखिए, अध्यापिका, जो आप तब तक नोट डाउन भी कीजिए साथ साथ, अध्यापिका चाहती हैं अध्यापिका चाहती हैं कि उसके शिष्य अच्छे हों। अध्यापिका चाहती है कि उसके शिष्य अच्छे हों। तो बिल्कुल क्लियर है आपको, अध्यापिका चाहती है कि उसके शिष्य अच्छे हों। अब एक और यहाँ पर देखिए, शिष्य अध्यापिका है चाहती उसके
अच्छे ही बने। अब देखिए दोनों वाक्यों को पढ़िए, दोनों वाक्यों को यहां पर पढ़िए। हमने कहा वाक्य, तो हमने कहा दो या दो से अधिक पदों के सार्थक समूह। अब ये पद क्या होते हैं? पदों, मैंने यहाँ पर पद क्या होते हैं ये भी आपको बताया है। ठीक है, पद किसे कहते हैं? पद किसे कहते हैं कि जब कोई भी शब्द, अभी मैंने यहाँ पर क्या बताया कि भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण, वर्णों का सार्थक और व्यवस्थित क्रम शब्द कहलाता है। और जब हम शब्दों को किसी भी वाक्य में प्रयोग करते हैं, यानी कि जब शब्द वाक्य में प्रयोग हो जाते हैं तो वो कुछ व्याकरणिक नियमों से बंध जाते हैं। यानी कि वहां पर अगर वो अलग से वो शब्द है तो उस पर ऐसे कोई व्याकरणिक नियम नहीं है, लेकिन जब वो वाक्य में बंध जाता है, वाक्य में यूज हो जाता है, तो वो व्याकरणिक नियमों से बंध जाता है। यानी कि वहां पर उसकी एक अलग पहचान होती है कि वो संज्ञा है। संज्ञा है तो कौन सी संज्ञा है? सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है, या क्रिया है, या कारक है, या क्या है? ठीक है, तो दो या दो से अधिक पद, तो ये सब क्या है? जब वाक्य में कोई शब्द प्रयोग हो जाता है तो वो पद कहलाता है। पदों का सार्थक समूह, सार्थक यानी कि जो अपना पूर्ण रूप से अर्थ प्रकट करता हो, जिसका पूरा पूरा अर्थ निकलता हो। ठीक है, तो हमने कहा समूह जिसका पूरा पूरा अर्थ निकलता हो वाक्य कहलाता है। उदाहरण के लिए मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पर बताया, सत्य की विजय होती है। क्लियर है आपको? ये बिल्कुल साफ साफ समझ में आ रहा है कि सत्य की हमेशा विजय होती है। तो बिल्कुल एक और एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर आपको दिया है, अध्यापिका चाहती है कि उसके शिष्य अच्छे हों। अध्यापिका चाहती है कि उसके शिष्य अच्छे हों, तो बिल्कुल क्लियर हो रहा है, कंफर्म हो रहा है, साफ साफ हमें अर्थ पता चल रहा है। लेकिन आप आगे देखिए, यहाँ पर अगला जो आपका ख है, ठीक है, यहाँ पर जो ख है, शिष्य अध्यापिका है और चाहती उसके अच्छे की बने। शिष्य अध्यापिका है, चाहती उसके की अच्छे बने। ठीक है, अब यहाँ पर जो शब्द हैं, केवल शब्दों की बात कर रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जो शब्द है वो सब अपने आप में सार्थक है। शिष्य एकदम से समझ में आ रहा है आपको? शिष्य यानी कि छात्रों की बात की गई है। अध्यापिका यानी कि टीचर की बात की गई है। ठीक है, चाहती है यानी कि वो चाहती हैं उसके यानी कि उनके जो शिष्य हैं अच्छे यानी कि वो अच्छे हों। ठीक है, बने, तो शब्द जो है वो अपने आप में सार्थक है। यानी कि एक एक शब्द का आपको अर्थ पता चल रहा है, कोई भी शब्द यहाँ पर गलत नहीं लिखा हुआ है। यानी कि ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि जिसका आपको अर्थ समझ में ना आ रहा हो। लेकिन अगर आप पूरे शब्द, पूरे वाक्य को देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे इन शब्दों का जो प्रयोग हुआ है वो व्याकरणिक नियम के अनुसार नहीं हुआ है। जो यहाँ पर शब्द है इनका प्रयोग व्याकरणिक नियम के अनुसार नहीं हुआ है। यानी कि जैसे मैंने आपको बताया कि जब कोई भी शब्द किसी भी वाक्य में बंध जाता है, किसी भी वाक्य में लिखा जाता है, तो वो कुछ व्याकरणिक नियमों से बंध जाता है और उसी को पद कहते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर जितने भी ये शब्द हैं या जितने भी ये पद हैं, ये अपने आप में तो ये स्पष्ट है, सार्थक है, लेकिन ये यहाँ पर व्याकरणिक नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। यानी कि इनमें व्याकरणिक नियमों के अनुसार इनको नहीं लिखा गया है। अतः ये क्या है? ये सारे शब्द क्या है? ये हम कह सकते हैं, अब हमें यहाँ पर क्लियर हो रहा है। क्या क्लियर हो रहा है? कि विचारों और भावों को, अपने विचारों और भावों को व्यवस्थित एवं सार्थक क्रम, विचारों और भावों का व्यवस्थित एवं सार्थक शब्द समूह भी आप इसे कह सकते हैं। ठीक है, विचारों और भावों का व्यवस्थित एवं सार्थक शब्द समूह वाक्य कहलाता है। दो परिभाषाएं यहाँ पर हमारी बन गई। ठीक है, व्यवस्थित एवं सार्थक शब्द समूह, शब्दों का समूह है। ठीक है, लेकिन शब्द तो सार्थक है लेकिन ये समूह सार्थक नहीं है। इसका अर्थ आपको समझ नहीं आ रहा है? इसका अर्थ आपको बिल्कुल समझ में आ रहा है क्लियरली? तो जो सार्थक समूह है वही वाक्य कहलाता है। क्लियर हुआ यहाँ पर वाक्य की परिभाषा?
किसे कहते हैं वाक्य। नोट डाउन भी करेंगे सभी साथ साथ, ठीक है। अब यहाँ पर हमें दोनों चीजें क्लियर हो गई कि किसे कहते हैं वाक्य। तो ये हमने बहुत अच्छे से यहाँ पर परिभाषा पढ़ ली वाक्य की। अब हम बढ़ते हैं आगे। देखिए अब है वाक्यांश। वाक्यांश किसे कहते हैं? वाक्य तो हमने पढ़ लिया, लेकिन अब हमारा है यहाँ पर वाक्यांश। वाक्यांश किसे कहते हैं? ध्यान से सुनिएगा। शब्दों के ऐसे समूह जिसका अर्थ तो निकलता है। शब्दों का ऐसा समूह जिसका अर्थ तो निकलता है किंतु पूरा अर्थ नहीं होता, यानी कि अर्थ निकलता है। वाक्यांश। वाक्यांश। वाक्य समझ में आ रहा है, अंश यानी कि भाग। तो वाक्य का केवल एक भाग की बात की जा रही है, वाक्यांश। वाक्य का एक भाग, तो पूरा भाग तो है ही नहीं, तो कैसे निकलेगा पूरा पूरा अर्थ? ठीक है। अगर देखिए मैं यहाँ पर बिल्कुल इसी तरह से जो यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल था, अध्यापिका चाहती है कि उसके शिष्य अच्छे हों। ठीक है। अब मैं आपको वाक्यांश बताती हूँ। देखिए आप ध्यान से सुनिएगा। अध्यापिका चाहती है कि उसके शिष्य अच्छे हों। अब देखिए आधा, अध्यापिका चाहती है। ठीक है, मैं अगर इसको पढ़ूं, अध्यापिका चाहती है, कोई भी अर्थ हमें क्लियर नहीं हो रहा है, यानी कि पूरा पूरा अर्थ हमें समझ नहीं आ रहा है कि आखिर क्या चाहती है अध्यापिका। ठीक है, अध्यापिका चाहती है, क्या चाहती है अध्यापिका। आधा केवल अगर मैं पढ़ूं, एक वाक्यांश को पढ़ूं तो अर्थ पूरा पूरा क्लियर नहीं होगा। और अगर इधर का आधा वाक्यांश पढ़ूं कि उसके शिष्य अच्छे बने, तो देखिए हमने कहा अध्यापिका चाहती है, तो आधा आधा अगर हमने वाक्य बोला तब भी हमें वाक्य का अर्थ की पूरी तरह से क्लियर नहीं होगा। और अगर हमने दूसरा कि उसके शिष्य अच्छे हों को हमने अगर पढ़ा तो भी हमें पूरा अर्थ समझ में नहीं आ रहा है कि उसके शिष्य अच्छे हों, किसके शिष्य अच्छे हों, कौन चाहता है ये। तो यहाँ पर भी हमें अर्थ पूरी तरह से क्लियर नहीं हो रहा है। तो हमने कहा वाक्यांश। ठीक है, वाक्यांश किसे कहते हैं? तो शब्दों के ऐसे समूह को जिसका अर्थ तो निकलता है लेकिन पूरा पूरा अर्थ नहीं निकलता, यानी कि जिसका अर्थ तो निकलता है लेकिन पूरा पूरा अर्थ नहीं निकलता, वाक्यांश कहते हैं। जैसे वाक्यांश कहते हैं, उदाहरण के लिए देखिए यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं। दरवाजे पर, ठीक है, वाक्यांश है, यानी कि वाक्य का एक भाग है, कुछ भी वाक्य इस पर बन सकता है। दरवाजे पर। कोने में, अगर देखिए दरवाजे पर, इसके आगे मैं बोलूं कौन खड़ा है, तो पूरा अर्थ आपको क्लियर हो जाएगा। दरवाजे पर कौन खड़ा है, अर्थ आपको पूरी तरह से क्लियर हो रहा है। लेकिन यहाँ पर केवल एक भाग दिया है, एक वाक्यांश दिया है, दरवाजे पर। ठीक है, कोने में, ठीक है, कोने में, ये भी वाक्यांश है। वृक्ष के नीचे, वृक्ष के नीचे आदि, इन सभी का अर्थ आप देख रहे हैं कि अर्थ तो निकल रहा है लेकिन आपको पूरा पूरा अर्थ समझ में नहीं आ रहा है, यानी कि आपको नहीं समझ आ रहा है कि इसके पहले क्या कहने की कोशिश की गई है या इसके बाद क्या कहने की कोशिश की गई है। तो अर्थ तो है लेकिन पूरा अर्थ नहीं है, तो इसीलिए जब इसका पूरा अर्थ नहीं निकलता तो इसीलिए इसे वाक्यांश कहते हैं। इसीलिए क्या कहते हैं इसे? वाक्यांश, यानी कि वाक्य का एक भाग, केवल वाक्य का एक छोटा भाग को ही वाक्यांश कहते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने यहाँ पर वाक्य और वाक्यांश दो चीजें यहाँ पर हमने पढ़ ली, और मैं आशा करती हूँ कि आप साथ के साथ नोट डाउन भी इसे कर रहे होंगे। वाक्य के तत्व, ठीक है, वाक्य के
तत्व। अब ये तत्व क्या होता है, ठीक है, वाक्य के तत्व। ठीक है, वाक्य के तत्व। तो वाक्य के जो दो अनिवार्य तत्व होते हैं वो होते हैं आपका उद्देश्य और दूसरा विधेय। उद्देश्य और विधेय, ठीक है। वाक्य के दो अनिवार्य तत्व होते हैं, वो है आपका उद्देश्य और विधेय, ठीक है। उद्देश्य और विधेय जिसके बारे में बात की जाए। अब क्या होता है उद्देश्य, क्या होता है विधेय, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है ये। क्या होता है उद्देश्य, क्या होता है विधेय। अब उद्देश्य देखिए, नाम से ही आपको क्लियर हो रहा है उद्देश्य। उद्देश्य यानी कि जिसके बारे में बात की जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। ध्यान रखिएगा, जरूर नोट डाउन भी करें। हेडिंग डालेंगे उद्देश्य और उसके सामने लिखेंगे जिसके बारे में बात की जा रही है, यानी कि वाक्य में जिसके बारे में बात की जा रही है वो आपका उद्देश्य है। अभी जब आप आगे पूरे वाक्यों के भेद पढ़ेंगे तब आपको ये चीज बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है, उद्देश्य और विधेय, ठीक है। तो जिसके बारे में बात की जा रही है उसे कहते हैं उद्देश्य। हेडिंग डालेंगे उद्देश्य और लिखेंगे जिसके बारे में बात की जा रही है उसे उद्देश्य कहते हैं। और जो बात की जा रही है, ठीक है, जो बात की जा रही है उसे कहते हैं विधेय, ठीक है, उसे कहते हैं विधेय। यानी कि जो भी बात की जा रही है, जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर लिखा है मोहन प्रयाग में रहता है। मोहन प्रयाग में रहता है। तो मोहन जो है आपका, क्योंकि मैं मोहन के बारे में बात कर रही हूं, मोहन प्रयाग में रहता है, तो आपका जो उद्देश्य है इस वाक्य का, ठीक है, इस वाक्य का जो उद्देश्य है वो है मोहन, ठीक है। उद्देश्य क्या है, मोहन है। क्लियर हुआ। अब प्रयाग में रहता है, मैंने बोला जो बात की जा रही है, जो भी बात की जा रही है वो आपका विधेय कहलाता है। तो मोहन के बारे में बात की जा रही है कि वह प्रयाग में रहता है, में रहता है, ठीक है। जो आपका मोहन है वो उद्देश्य है और विधेय है कि प्रयाग में रहता है, मोहन प्रयाग में रहता है, ठीक है। ये है आपके वाक्य के तत्व, या वाक्य के आप भाग भी कह सकते हैं। दो भाग होते हैं वाक्य के, उद्देश्य और विधेय, ठीक है, उद्देश्य और विधेय। तो इसको हमने यहाँ पर क्लियर कर लिया। तीन चीजें क्लियर हो चुकी हैं अभी तक, वाक्य की परिभाषा, वाक्य के वाक्यांश और वाक्य के तत्व, ठीक है। ये तीन चीजें हमने यहाँ पर क्लियर कर ली। सभी को समझ में आ रहा है, हैंड रेज करेंगे। समझ में आ रहा है सभी को? यस, वेरी गुड। और साथ के साथ नोट डाउन भी करेंगे, साथ के साथ नोट डाउन भी करेंगे। तो जिसके बारे में बात की जाए, जैसे मैं यहाँ पर एक और एग्जांपल आपको देती हूँ, राम बाजार जाता है। राम बाजार जाता है। अब देखिए ये वाक्य है। अब आप मुझे बताएंगे कि इसमें उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है। एक और एग्जांपल, इसमें उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है, ठीक है। तो मैंने कहा जिसके बारे में बात की जा रही हो वो आपका उद्देश्य होता है और जो बात की जा रही हो वो आपका विधेय होता है। अब मैंने कहा राम बाजार जाता है, तो राम जो है वो आपका उद्देश्य है क्योंकि राम के बारे में बात की जा रही है, और बाजार जाता है ये विधेय है, यानी कि वो राम के बारे में जो भी बात की जा रही है वो आपका विधेय होता है। क्लियर हुआ आप सभी को? क्लियर हुआ? हैंड रेज करेंगे इस तरह से। यस, वेरी गुड। नोट डाउन भी करेंगे साथ साथ। आगे बढ़ते हैं। तो तीन चीजें यहाँ पर अभी क्लियर हो गई हैं। अब सबसे मेन आता है हमारा वाक्य के भेद।
वाक्य के भेद। तो देखिए शब्द जो वाक्य होता है उसको दो प्रकार से, उसके अलग अलग जो भेद होते हैं वो दो प्रकार से हम उसके भेद कर सकते हैं। सबसे पहले अर्थ के आधार पर और दूसरा रचना के आधार पर। वाक्य के भेद दो प्रकार से किए जाते हैं, यानी कि वाक्यों को हम दो अलग अलग प्रकार से बांटते हैं। एक आपका अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद और दूसरा आपका रचना के आधार पर वाक्य के भेद। तो अब देखिए अर्थ, जो भी आपके वाक्य का अर्थ निकलता है, जैसा भी आपके वाक्य का अर्थ निकलता है वो आपका कहलाता है अर्थ के आधार पर। और जिस तरह से आपके वाक्य की रचना की जा रही है, आपके वाक्य को बनाया जा रहा है, वो कहते हैं आपका रचना के आधार पर वाक्य के भेद। तो नोट डाउन कीजिए फटाफट कि वाक्य के भेद दो प्रकार से किए जा सकते हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद और रचना के आधार पर वाक्य के भेद। ठीक है, अब सबसे पहले हम यहाँ पर अर्थ के आधार पर वाक्य के भेदों को पढ़ेंगे, यानी कि हम अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद बता सकते हैं, यानी कि कितने तरह से हम वाक्य के अर्थ को बताते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। नोट डाउन करेंगे सभी फटाफट। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर आपको बताया कि दो आधार पर हम वाक्यों के भेद करते हैं, अर्थ और रचना, यानी कि जिस तरह का अर्थ निकलता है वाक्य का उसको अर्थ के आधार पर, और जिस तरह से वाक्य की रचना की जाती है उसको आपका रचना के आधार पर। तो पहला है हमारा अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। ठीक है, अब ये 8 भेद कौन कौन से हैं वो आप देखिए। अब सबसे पहले जो आपका आता है वो है आपका विधानवाचक। विधानवाचक, अब विधानवाचक जिसमें क्रिया के सामान्य रूप से होने की सूचना मिलती है, यानी कि आपको मतलब जो आपका वाक्य होगा उसमें सामान्य रूप से क्रिया हो रही होगी, यानी कि क्रिया करने की सूचना वहां पर आपको मिल रही होगी, उसी को कहा है विधानवाचक। ठीक है, विधानवाचक यानी कि क्या क्रिया हो रही है, तो बिल्कुल क्रिया के सामान्य रूप से होने की बात हो रही है, तो ये है आपका विधानवाचक। तो नोट डाउन कीजिए, जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने की सूचना मिले। आप यहाँ पर सामान्य रूप से भी लिख सकते हैं, यानी कि जिन वाक्यों में क्रिया के सामान्य रूप से करने या होने की सूचना मिले उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? विधानवाचक वाक्य। अर्थ के आधार पर है तो हम यहाँ पर वाक्य पे नहीं जाएंगे, उसके अर्थ पर जाएंगे, कैसा अर्थ उसका निकल रहा है। तो देखिए, राकेश ने दूध पिया, वर्षा हो रही है, तो बिल्कुल सामान्य से आपके वाक्य हैं, दोनों ही आपके वाक्य क्या है? नॉर्मल है, बिल्कुल ही सामान्य है। ठीक है, अब देखिए इसको नोट डाउन कीजिए, साथ साथ नोट डाउन भी करेंगे साथ साथ। यस, जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने की सूचना मिले, क्रिया के सामान्य रूप से करने या होने की सूचना मिले, उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर एग्जाम्पल भी लिख लीजिएगा, नीचे 2 एग्जाम्पल दिए हैं। कौन कौन से? आपके राकेश ने दूध पिया, और दूसरा है आपका यहाँ पर वर्षा हो रही है। ठीक है, राकेश ने दूध पिया और वर्षा हो रही है, पहला वाक्य क्लियर हुआ हमारा। यहाँ पर विधानवाचक, विधानवाचक क्लियर हुआ सभी को। अर्थ के आधार पर पहला भेद क्लियर हुआ। यस, गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला भेद हमारा यहाँ पर क्लियर हुआ कि जहां पर क्रिया सामान्य रूप से हो रही हो उसे कहते हैं विधानवाचक। वर्षा हो रही है, कोई भी वाक्य में
यहाँ पर ना तो प्रश्न किया जा रहा है, ना तो नहीं कहा जा रहा है, या कोई भी ऐसा आश्चर्य का भाव नहीं है, या कुछ भी ऐसी चीजें यहाँ पर वाक्य में नहीं है। तो ये है आपका विधानवाचक, ये है आपका विधानवाचक। ठीक है, तो देखिए अब दूसरा भेद हम यहाँ पर पढ़ते हैं, निषेधवाचक। निषेधवाचक, निषेध का अर्थ सबसे पहले समझ लीजिए। निषेध का अर्थ होता है नहीं। ठीक है, निषेध का अर्थ होता है नहीं, यानी कि जहां पर वाक्य में नहीं का अर्थ निकल रहा हो, क्योंकि ये अर्थ के आधार पर है, तो आपको काम के ना होने का भाव प्रकट हो रहा हो, यानी कि जहां पर कहा जा रहा है कि काम नहीं हो रहा है। ठीक है, निषेध वाचक, वाचक यानी कि बताने वाला, यानी कि जहां पर बताया जा रहा है कि काम नहीं हो रहा है। तो लिखिए, हेडिंग डालिए इसी तरह से, निषेध वाचक, और फिर लिखेंगे जिन वाक्यों से कार्य न होने का भाव प्रकट होता हो। कार्य के नहीं होने का भाव प्रकट हो रहा है, उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मैंने दूध नहीं पिया, मैंने दूध नहीं पिया, मैंने खाना नहीं खाया। मैंने दूध नहीं पिया, मैंने खाना नहीं खाया। ठीक है, तो ये कैसे है? निषेधवाचक वाक्य। मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा। ठीक है, ये सारे क्या है? निषेधवाचक वाक्य, यानी कि जहां पर क्रिया के नहीं होने का, किसी भी कार्य के नहीं होने का बोध हो रहा हो। क्लियर हो रहा है सभी को? समझ में आ रही है चीजें? नोट डाउन भी करेंगे साथ साथ। ठीक है, यस, वेरी गुड, यस, नोट डाउन भी कीजिए। आज्ञावाचक, अगला आता है आपका आज्ञावाचक। अब देखिए, आज्ञावाचक यानी कि आपको जब वाक्य आपके सामने बोला जा रहा है तो आपको क्लियर हो रहा है कि किसी भी आज्ञा, यानी कि आपको आज्ञा देने का, प्रार्थना करने का, उपदेश देने का बोध हो रहा है, यानी कि ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कोई आज्ञा दी जा रही है, कोई उपदेश दिया जा रहा है, कोई प्रार्थना की जा रही है, या आज्ञावाचक में आप आशीर्वाद भी दे सकते हैं। ठीक है, तो आगे देखिए, इसको पढ़ेंगे आगे, और इसको और भी अच्छे तरीके से भी हम आगे पढ़ेंगे, तो इसीलिए हमने इसको यहाँ पर 8 भेदों में बांटा है। अलग अलग सब चीजें हमने यहाँ पर क्लियर की है। तो हमारा यहाँ पर है आज्ञावाचक। तो जिन वाक्यों में आज्ञा, प्रार्थना, उपदेश, यानी कि आपको लगे कि आज्ञा दी जा रही है, प्रार्थना की जा रही है, उपदेश दिया जा रहा है, ठीक है, अर्थ को पढ़कर, उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे बाजार जाकर फल ले आओ, बाजार जाकर फल ले आओ, तो यहाँ पर क्या दिया है? आज्ञा दी है। उपदेश भी कह सकते हैं कि बाजार जाकर फल ले आओ। अर्थ बिल्कुल क्लियर हो रहा है हमें कि यहाँ पर हमसे कुछ काम करने के लिए कहा गया है, किसी काम की आज्ञा हमें दी है, या किसी काम का उपदेश हमें दिया है। ठीक है, बाजार जाकर फल ले आओ। ठीक है, अगला है बड़ों का सम्मान करो। बड़ों का सम्मान करो, तो ये भी आपको एक आज्ञा दी गई है, एक उपदेश दिया गया है कि बड़ों का सम्मान करो। अभी आपने देखा, देखिए अभी तक आपने यहाँ पर 3 तरह के वाक्य पढ़ लिए हैं। कौन कौन से? विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक। तो तीनों तरह के जो वाक्य है, सबके एग्जाम्पल्स जो है बिल्कुल अलग हैं, क्योंकि हमने क्या कहा, हम यहाँ पर अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद पढ़ रहे हैं। यानी कि जैसा हमारा वाक्य होगा, जैसा उसका अर्थ निकलेगा, उसी के आधार पर हमने ये वाक्य के भेद बताए हैं। सबसे पहले हमने विधानवाचक बताया, यानी कि क्रिया सामान्य रूप से हो रही है। जैसे एग्जाम्पल था, वर्षा हो रही है, मैंने दूध पिया। ठीक है, कोई भी इसमें आपको ऐसी चीज नहीं लगी कि कुछ आपको बताया जा रहा है, कहा जा रहा है, पूछा जा रहा है, या नहीं का भाव प्रकट हो रहा है। ठीक है, तो सामान्य रूप से। फिर हमने कहा निषेधवाचक, तो निषेधवाचक में जहां पर कार्य नहीं हो रहा है। फिर आज्ञावाचक, यानी कि जहां पर आज्ञा, उपदेश या प्रार्थना की जा रही है। क्लियर हुआ?
क्लियर हुआ सभी को? यस, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले भेद की तरफ। अगला है प्रश्नवाचक। अब देखिए साफ क्लियर हो रहा है, प्रश्नवाचक यानी कि जिस वाक्य से हमें ये पता चले कि इससे प्रश्न पूछा जा रहा है, यानी कि प्रश्न पूछे जाने का बोध होता है, हमें पता चल रहा है कि ये हमसे प्रश्न पूछ रहा है। जैसे तुम्हारा नाम क्या है, तो आपको बिल्कुल पता चल जाएगा कि हाँ ये मुझसे प्रश्न कर रहा है कि तुम्हारा नाम क्या है, और तुम क्या करोगे, फटाफट आंसर दोगे कि मेरा नाम मोहन है, मेरा नाम सीमा है। ठीक है, तो प्रश्नवाचक वाक्य क्या होते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य नोट डाउन भी कीजिए साथ साथ। जिन वाक्यों से किसी प्रकार का प्रश्न पूछे जाने का ज्ञान होता है, जिन वाक्यों से किसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाने का बोध होता है, उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, सीता तुम कहां से आ रही हो? साफ पता चल रहा है, क्लियर हो रहा है कि मुझसे प्रश्न किया जा रहा है कि सीता तुम कहां से आ रही हो। तुम क्या पढ़ रहे हो? ठीक है, प्रश्न किया जा रहा है तुम क्या पढ़ रहे हो। तो ये जो वाक्य है ये बिल्कुल हमें स्पष्ट करा रहे हैं कि हमसे कोई प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, हमसे कोई प्रश्न पूछा जा रहा है। और एक और चीज आपने यहाँ पर देखी कि जो आपका ये साइन होता है, हमने विराम चिन्ह भी पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? विराम चिन्ह किन किन बच्चों ने अटेंड किया था? विराम चिन्ह वाला जो सेशन था। यस, वेरी गुड, काफी सारे बच्चों ने अटेंड किया था, बहुत अच्छे। तो विराम चिन्हों में भी हमने ये चीज जानी थी कि विराम चिन्ह भी हमें बताते हैं कि ये किस तरह का वाक्य है। ठीक है, तो जब आपको इस तरह का चिन्ह जहां पर मिलता है तो वो प्रश्नवाचक वाक्य हो जाता है। ठीक है, हमें वहां पर प्रश्न पूछे जाने का बोध होता है। ठीक है, तो जिन वाक्यों से किसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाने का ज्ञान हो या बोध हो, उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। सीता तुम कहां से आ रही हो? तुम क्या पढ़ रहे हो? कल तुम विद्यालय क्यों नहीं आए? ठीक है, तो ये सारे जो है आपके प्रश्नवाचक वाक्य हैं। अगला है देखिए इच्छावाचक। इच्छावाचक, अभी भी मैंने आपको बताया था कि कुछ जो आपके वाक्य होते हैं उसमें हमारी इच्छा, आशीष, आशीर्वाद का बोध होता है। ठीक है, आशीर्वाद दिए जाने का बोध होता है, इच्छा प्रकट किए जाने का बोध होता है। तो देखिए इच्छावाचक अगला है हमारा, नोट कीजिए, नंबर 5 है हमारा इच्छावाचक वाक्य। क्या होते हैं इच्छा? यानी कि जहां पर मनुष्य की इच्छा प्रकट हो रही हो, या हमें लग रहा हो कि हाँ हमें आशीर्वाद दिया जा रहा है, या हमें एक तरह से शुभ कामना दी जा रही है, तो ये सारी चीजें इच्छावाचक वाक्यों के अंतर्गत आते हैं, ये सारे वाक्य। ठीक है, तो देखिए जिन वाक्यों से इच्छा, आशीष एवं शुभ कामना आदि का ज्ञान होता है, शुभ कामना आदि का बोध होता है, ठीक है, उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम्हारा कल्याण हो। ठीक है, बड़े लोग भी हमें आशीर्वाद देते हैं, जैसे है ना, आप पैर छूते हैं तो क्या कहते हैं? चिरंजीवी भव। ठीक है, आयुष्मान भवः, ये क्या होते हैं? आपके इच्छावाचक वाक्य। आपको आयुष्मान होने का आपको आशीर्वाद दिया जा रहा है, चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया जा रहा है। भगवान आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण करे, तो ये भी क्या है? इच्छावाचक है। हमारी इच्छा है कि भगवान आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण करें। भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, तो ये सारे क्या है? इच्छावाचक, आशीष और शुभ कामनाओं का बोध इनसे हो रहा है। तुम्हारा कल्याण हो, तो हमें ये क्लियर हो रहा है कि यहाँ पर हमें आशीर्वाद दिया जा रहा है। भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, तो ये हमें शुभ कामना दी जा रही है। जैसे हम कहते हैं कि
आप परीक्षा में सफल हुए। तो ये क्या है, हमारी इच्छा है। ठीक है, तो इस तरह से जो इस तरह के वाक्य होते हैं उन्हें कहा जाता है इच्छावाचक वाक्य। समझ में आ रही चीजें? समझ में आ रहा है सभी को? कोई भी डाउट होता है जरूर क्लियर करें। ठीक है, कोई भी डाउट होता है जरूर क्लियर करें। वेरी गुड, चलिए आगे बढ़ेंगे। अभी तक हम यहाँ पर 5 तरह के वाक्यों को पढ़ चुके हैं। सभी नोट डाउन भी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। घर पर इसको रिवाइज भी करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले वाक्य की तरफ। अगला है संदेहवाचक। संदेहवाचक, अब देखिए संदेहवाचक वाक्य क्या होते हैं। संदेहवाचक वाक्य होते हैं आपके, हेडिंग डालिए, संदेहवाचक वाक्य। ठीक है, तो संदेहवाचक नाम से ही पता चल रहा है कि जिन वाक्यों में संदेह या संभावना, यानी कि कोई भी डाउट, ऐसा लगे कि डाउट है या संदेह है काम के होने में, किसी काम के होने में या किसी बात पर डाउट है, संदेह है या संभावना व्यक्त की जा रही है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अभी मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी कुछ शब्द वाक्य। तो देखिए, इसको नोट डाउन कीजिए पहले कि जिन वाक्यों से संदेह या संभावना, जिन वाक्यों से संदेह या संभावना व्यक्त होती है, संदेह या संभावना व्यक्त होती है, उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद शाम को वर्षा हो जाए। ठीक है, शायद शाम को वर्षा हो जाए, यानी कि भरोसा नहीं है, डाउट है, संभावना प्रकट की जा रही है। देखकर आसमान को देखा, बादल दिखे, तो एक संभावना प्रकट की कि शायद शाम को वर्षा हो जाए, यानी कि शाम तक बारिश हो सकती है, ये संभावना है। वह आ रहा होगा, उसके आने पर संदेह है कि वह आ रहा होगा। आ रहा होगा यानी कि क्लियर नहीं है कि आ रहा है, आ रहा होगा। ठीक है, पर हमें क्या मालूम। ठीक है, वह आ रहा होगा पर हमें क्या मालूम, यानी कि हमें डाउट है उसके आने पर, हमें कंफर्म नहीं है कि वो आ रहा है, हमें डाउट है कि वो आ रहा है या नहीं। हो सकता है राजेश आ जाए, हो सकता है राजेश आज विद्यालय आ जाए। तो ये संभावना प्रकट की जा रही है कि राजेश बहुत दिनों से स्कूल नहीं आ रहा है, तो हो सकता है कि आज राजेश आ जाए। तो ये कैसे है, ये आपको संभावना या संदेह प्रकट कर रहे हैं, यानी कि वाक्य में कुछ भी कंफर्म नहीं है, डाउट भी है और संभावना भी जताई जा रही है कि हाँ ऐसा होगा या नहीं होगा। कंफर्मेशन नहीं है वाक्य में, कोई भी चीज क्लियर नहीं है। समझ में आया? समझ आया सभी को? यस, वेरी गुड। अगला है हमारा विस्मयवाचक। विस्मय, विस्मय शब्द से ही एक नई हमारे चेहरे पर एक तरह से भाव आ जाता है। विस्मय का अर्थ होता है आश्चर्य। ठीक है, तो विस्मय यानी कि एक तरह से आश्चर्य का भाव आ जाता है। तो जिन वाक्यों से आश्चर्य, घृणा, शोक, क्रोध आदि के भाव अभिव्यक्त होते हैं, यानी कि आपने देखा होगा कई सारे वाक्य, विराम चिन्हों में भी मैंने आपको बताया था कि विस्मयवाचक चिन्ह। ठीक है, विस्मयवाचक चिन्ह, जब हमें कहीं पर कोई एक तरह से क्रोध आता है, आश्चर्य होता है, शोक होता है, दुख होता है, घृणा होती है, वहां पर ये सारे जो वाक्य, जिस तरह के जो वाक्य होते हैं वो क्या होते हैं? विस्मयवाचक वाक्य। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, वाह कितना सुंदर दृश्य है, यानी कि हमने दृश्य देखा, हम खुश हो गए, हमने कहा वाह, तो यहाँ पर हम विस्मय सूचक चिन्ह लगाएंगे और उसके बाद वाह कितना सुंदर दृश्य है। उसके माता पिता दोनों ही चल बसे, शाबाश तुमने बहुत अच्छा काम किया है, शाबाश। ठीक है, तो ये सारे क्या है आपके? विस्मयवाचक है। इसे भी आप नोट डाउन करेंगे। तो इस तरह से देखिए हमने यहाँ पर
बहुत सारी चीजें आज पढ़ी। सबसे पहले हमने वाक्य की परिभाषा पढ़ी, उसके बाद हमने वाक्यांश पढ़ा, उसके बाद हमने वाक्य के एक तरह से भाग पढ़े, उसके बाद हमने वाक्य के भेद पढ़े। तो यहाँ पर हमने आज 4 चीजें बहुत अच्छे से पढ़ी है और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे से ये समझ भी आ रही होंगी, यानी कि आप लोग ये बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। और फिर भी अगर कोई डाउट होता है, कोई दिक्कत परेशानी होती है इस सेशन से जुड़ी हुई, तो नेक्स्ट सेशन में जरूर क्लियर करें। इस तरह से हमारे आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।